ठीक है, तो अपन ने लास्ट में जो है वो सिद्धांत अपन ने देखे थे, चार प्रकार के सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, है ना। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। ठीक है, चारों की बात की थी। उदाहरण इनके आते हैं, एग्जाम्पल आएंगे, आपको जो है वो बताना है कि भाई ये कौन सा सिद्धांत है। ठीक है, थोड़ा सा आपके दिमाग में याद होना चाहिए। इस अध्याय को जो है एक बार और पढ़ना है ना, साथ साथ थोड़ा पढ़ते रहना, कम याद होता है थोड़ा सा, है ना, और इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद में अगली अपन ने बात की थी भाई, शब्द की बात अपन ने की थी। और शब्द होता है नाम वर्ण समाम्नाय, मतलब कई वर्णों के समूह को अपन क्या कहते हैं, शब्द बोल देते हैं। ठीक है, जैसे अनार हो गया, कोई एक शब्द बना, जैसे अनार शब्द बन गया। तो अनार को अपन ने क्या बताया भाई, कई इसके अंदर क्या वर्ण मिले। ठीक है, संधि करते हैं ना इनकी, तो कई वर्ण, तो फिर एक शब्द बनता है, तो इसी को शब्द बोलते हैं। फिर कहा भाई शब्द जो होता है वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला तो यही बनता है भाई, इसको क्या बोलते हैं, वर्ण समाम्नाय, तो वर्ण से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। अब कह रहे भाई दृष्टार्थ सबसे पहले आते हैं, दृष्टार्थ। अब दृष्टार्थ का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई उदाहरण को बोलते हैं, दृष्टांत बोलते हैं उदाहरण। ठीक है, और उदाहरण जैसे कि यहाँ पे अगर बात करोगे ना, तो आपको जैसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि भाई त्रिविध हेतु, मतलब तीन प्रकार के हेतु होते हैं, जो कि किस में कारण होते हैं, व्याधि में कारण होते हैं। तो त्रिविध हेतु पूछे तो भाई क्या है ये, तो ये दृष्टार्थ है। या फिर अपन कहीं पहले तो शब्द है, ये शब्द का उदाहरण है, या फिर शब्द के अंदर दृष्टार्थ हो गया। कहता भाई षड्विध उपक्रम, जो तीन तीन प्रकार के जो हेतु हैं जिनसे व्याधियां होती हैं, उनकी ट्रीटमेंट कितने हैं, तो कहा भाई षड्विध उपक्रम, तो छह जो है वो क्या हो गए, तो ये भी क्या हो गया, ये एक प्रकार का दृष्टार्थ हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक लाइन ध्यान में रखना, जो नंबर जहां पे आएगा ना वो दृष्टार्थ वाला है, जैसे त्रिविध आ गया, षड्विध आ गया। ठीक है, तो ये दृष्टार्थ हो जाएगा। फिर अगला आता है अदृष्टार्थ। अदृष्टार्थ, दृष्टार्थ मतलब एक्चुअल में मतलब क्या होता है, यहाँ पे दृष्टार्थ का मतलब हो गया भाई, जैसे कुछ चीज दिख रही हो ऐसा मान सकते हैं। जैसे तीन प्रकार के हेतु है ना, एक मान सकते हैं भाई यहाँ दिख रहा है, तो दृष्टार्थ का मतलब वैसे तो उदाहरण होता है, अपन समझ ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे है कि अदृष्टार्थ, यहाँ का मतलब समझना जो दिखता नहीं है, ऐसे मैं कहना चाहूंगा, यहाँ से समझो जो चीज दिखती नहीं है वो क्या हो गया, दृष्टार्थ हो गया, अदृष्टार्थ हो गया। तो अदृष्ट मतलब अस्थि प्रत्यय भाव, मतलब क्या होता है भाई, पुनर्जन्म का भाव। अब अपन पुनर्जन्म की बातें करते हैं, भाई पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, या फिर अपन मोक्ष की बातें करते हैं कि भाई मोक्ष होता है। ठीक है, तो वो सब क्या है, अपने को दिखता नहीं है। कोई व्याधि हुई आपको दिख गई, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो वो आप देख सकते हो, लेकिन आप पुनर्जन्म को नहीं देख पा रहे हो, मोक्ष को नहीं देख रहे हो, तो वो कौन से किस चीज के उदाहरण हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अदृष्टार्थ शब्द के उदाहरण हो गए। फिर अगला होगा सत्य। सत्य क्या हो जाएगा, सत्य मतलब जो सच है, जिसको अपन कहें ये सार्वभौमिक सत्य, एक प्रकार से सत्य, जैसे कि संति आयुर्वेद उपदेशा, ये लाइन आ जाएगी, बोली क्या है, तो ये सत्य। और सत्य मतलब क्या हो गया भाई, आयुर्वेद के उपदेश क्या है, सत्य है। तो हमें अपने को पता भाई, अपन जो चरक संहिता में लिखी बात है, सुश्रुत संहिता लिखी बात है, वो आप तो उपदेश मानते हो उसको, तो वो सत्य है। अगला कह रहा है संति आरंभ फल नीति, और भी होगा एक आध एग्जाम्पल, वो आप पढ़ लेना, लेकिन कह रहा है संति आरंभ फल नीति। कह रहा है कि भाई जो अगर आप कुछ भी काम आरंभ करते हो, कुछ भी काम शुरू करते हो, तो उसका आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक क्या चीज हो गई, ये भी सत्य बात है कि भाई फल तो मिलेगा, अच्छा या बुरा जो भी मिले, लेकिन फल तो मिलेगा। अगली बात आती है सत्य का उल्टा क्या हो जाएगा, अनृत हो जाएगा। कह रहा भाई सत्य विपरीत क्या होता है, जो सत्य नहीं है वो क्या है, अनृत। तो ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये चार चीजें जो शब्द के एग्जाम्पल है। देखो मैं जहां पे भी आपको एक बात बता दूं, आप पूरा याद करना, आपको यहां से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जैसे सिद्धांत के चार भेद थे, आप उसको याद कीजिए। जैसे मैं कहूं शब्द के चार भेद थे, आप इसको याद कीजिए। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने कहा भाई शब्द के चार भेद, आप इसको याद कीजिए, कौन कौन से है, दृष्टार्थ है, अदृष्टार्थ है, सत्य, अनृत है। ठीक है, बार बार पढ़ोगे तो जो है ये सही होने लग जाएंगे, लेकिन ये आपको याद रखना। इसके बाद में प्रत्यक्ष की बात करते हैं। प्रत्यक्ष में देखिएगा, यहाँ पे दो चीजें हैं। जब अपन चौथा चैप्टर विमान का पढ़ते हैं, वहां पे प्रत्यक्ष की परिभाषा बताई गई है कि भाई मन और इंद्रियों के संयोग से किसी चीज को जाना जाए, उसको अपन कहते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है, तो चौथे चैप्टर में अपन कहते हैं कि किसकी बात की गई है, मन और इंद्रियों के संयोग से जिसको जाना जाए उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। और आठवें चैप्टर में अपन कहते हैं आत्मा और इंद्रिय की, आप इसे पढ़ोगे देखना, आत्मा और इंद्रियों के संयोग से अगर किसी चीज को जाना जाए, उसको अपन कहेंगे भाई प्रत्यक्ष। तो याद रखना, 4 मई 8 आई। अब आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बताइए चौथे चैप्टर में जो है वो प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा बताई गई है, मन और इंद्रियों का संयोग, आत्मा और इंद्रिय का संयोग, ऐसा आ जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना 4 मई 8 आई, तो 4 मई का मतलब है चौथे में मन और इंद्रिय, और 8 आई का मतलब है आठवें चैप्टर में आत्मा और इंद्रिय।
ठीक है, तो ये जरूरी है। और कह रहा है भाई प्रत्यक्ष की परिभाषा कहाँ कहाँ पे दी गई है, आपको ध्यान रखना है। चरक विमान के चौथे अध्याय में, चरक विमान के 8वें अध्याय में, और चरक सूत्र के 11वें अध्याय में भी प्रत्यक्ष की परिभाषा बताई गई है। और वहां पे जाके देखना, वहां पे इन सबको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलो इसके बाद अपन बात करते हैं, अनुमान की बात करें। अनुमान के लिए कहा गया है, अनुमान क्या होता है? अनुमान नाम युक्ति अपेक्षा, युक्ति की अपेक्षा करने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? अनुमान बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, मतलब युक्ति सापेक्ष होता है। मतलब जैसे कैसे कहें भाई अपन, जैसे मान लीजिएगा आपने अनुमान लगाया, जैसे गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान लगाना, या फिर बादल को देखकर वर्षा का अनुमान लगाना, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से अपन ने क्या युक्ति लगाई है कि भाई हाँ मैंने बादल देखे हैं, फिर आपके दिमाग में याद आएगा कि पिछली बार मैंने बादल देखे थे, फिर बारिश हुई थी, तो वो दिमाग रिकॉल करेगा आपने क्या लगाई, युक्ति लगाई। ठीक है, अब अगली बात करते हैं अपन उपमान की। ठीक है, उपमान के लिए परिभाषा आती है, यद अन्य अन्य से सादृश्यम अधिकृत प्रकाशनम। देखो ये लाइनें क्यों जरूरी है, क्योंकि ये इतनी दे देंगे आपको, और ये यहाँ पे पहली जगह पे आपको रिक्त स्थान करके देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको विमान स्थान के क्वेश्चंस दूंगा, तो उसमें देखना आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो कह रहे यहाँ पे रिक्त स्थान देंगे, फिर आपको ये फिल करना है। समझ गए बात को? तो ये क्या हो गया? अपना उपमान हो गया। मतलब क्या हुआ कि अन्य में अन्य के सादृश्य दिखाकर अपन एक बात को प्रकाश में लाते, एक बात को बताएं। जैसे कि अपन ने कहा दंडेन दंडकस्य, मतलब दंड के समान दिखने वाली डिजीज हो जाए, उसको अपन बोलेंगे दंडक रोग हो गया। धनुष के समान दिखने वाला, उसको अपन ने बोल दिया धनु स्तंभ। जो बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं वो एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, वही जो है अपन कहेंगे भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल पूछे जाएंगे या फिर ये परिभाषा पूछी जाएगी। अगला कहते हैं संशय। संशय का मतलब होता है संदेह करना, और अब इसकी आप डेफिनेशन में देखोगे ना, तो शुरुआत ही संदेह से हो रही है। तो कहेंगे भाई संदेह लक्षणा अनुसंदिग्ध, तो वो संदिग्ध में भी संदेह आ गया, संशय में संदेह का भी संदेह हो गया, तो ये नहीं पूछेंगे आपसे, है ना। और बहुत सारे। अगली बात करते हैं प्रयोजन। इंपोर्टेंट है, प्रयोजन क्या होता है? कह रहा है कि नाम यद अर्थम आरंभयन्ते आरंभ, कि जिसके लिए कार्य को प्रारंभ किया जाए, वो हो गया प्रयोजन। जैसे कि अपन ने पढ़ना शुरू कर दिया, आपका प्रयोजन क्या हुआ? आपका प्रयोजन हो गया सिलेक्शन। तो आपने क्या किया? पढ़ना शुरू किया। तो आपसे पूछे प्रयोजन क्या है? भाई आपने एक काम आरंभ किया है ना, आपने एक काम आरंभ किया है, किसके लिए? एक प्रयोजन के लिए, उसी को बोलते हैं प्रयोजन। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि प्रयोजन की परिभाषा क्या होगी। इसके बाद देखो अगली अपन बात करते हैं सव्यभिचार। सव्यभिचार में देखो क्या कह रहा है कि यद व्यभिचरणम, जहां पे कंफ्यूजन रहे उसको बोलते हैं सव्यभिचार। और इसके अंदर देखो एक चीज आती है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कह रहे हैं कि भवेद इदम औषधम अस्मिन व्याधयो यौगिकम अथवा नेति, ये पूरी लाइन आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये औषधि से रिलेटेड कोई बात है कि कोई औषधि है, जैसे मान लीजिएगा आपने 10 लोगों को एक ट्रीटमेंट दिया, एक औषधि दी। ठीक है, एक तो औषधि की कार्य क्षमता निकालते हैं। जैसे आपने 100 लोगों का ट्रीटमेंट किया, 100 लोग आपने अपने अंडर लिए, उनकी आपने चिकित्सा की जिनकी सेम डिजीज थी। ठीक, अब आपने एक औषधि, आपने अपना योग था उसको आपने उनपे ट्राई किया, और आपने देखा कि भाई हाँ 60 लोग इससे ठीक हो गए लेकिन 40 नहीं हो पाए। आपने कहा भाई ठीक है 60% जो है इफेक्टिव है। लेकिन एक ऐसी औषधि है जो आपने 10 लोगों को दे रहे हो, कभी किसी पे काम कर रही है, कभी नहीं कर रही है, मतलब आपको रीजन नहीं पता चल रहा, तो आप उसके लिए क्या कहोगे? भाई ये औषधि देखो मैं दे तो रहा हूँ, ये आपके लिए लाभ कर भी सकती है या फिर ये नहीं भी कर सकती। वो क्या हो गया? उसको बोलते हैं सव्यभिचार। ठीक है, एक बात हो गई, कहने का मतलब ये है कि भवेद इदम औषधि अस्मिन व्याधयो यौगिकम अथवा नहीं थी, या तो ये योग जो है इसके व्याधि में काम आ जाएगा या फिर नहीं आएगा। इसको क्या बोलते हैं? सव्यभिचार बोलते हैं। इसके बाद देखो सव्यभिचार जो वास्तव में होता है ना, अपन पदार्थ विज्ञान में जब पहली साल में है तब एक शब्द पढ़ते थे हेत्वाभास, और क्वेश्चन आता था कि भी हेत्वाभास कितने प्रकार का होता है, उसके प्रकार बता दीजिए। तो ये सव्यभिचार जो होता है ना, वो हेत्वाभास का पहला प्रकार है। और हेत्वाभास अभ्यास के 5 होते हैं, सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धबाधिता, है ना, ये 5 होते हैं। ये याद अभी मत रखो भले ही, लेकिन याद रखो कि सव्यभिचार जो है वो हेत्वाभास का एक प्रकार होता है। और हेत्वाभास कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार। और उसमें जो सव्यभिचार होता है, ये फर्दर 3 इसके और भेद होते हैं। और सव्यभिचार के 3 भेद होते हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसाहारी। ठीक है, तो ये 3 नाम आप और पढ़ सकते हो। सबसे पहला लेकिन आपको सव्यभिचार की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखो जिज्ञासा की बात करते हैं। जिज्ञासा नाम परीक्षा। ठीक है, जिज्ञासा क्या है? परीक्षा। आपको इतना ही दे देंगे
नाम परीक्षा, अब आपको जिज्ञासा फिल करना है, जिप से याद कर लेना, जिप, है ना, जिज्ञासा नाम परीक्षा। व्यवसाय की बात करते हैं, नाम निश्चय, ठीक है, व्यवसाय नाम निश्चय, तो ये छोटे छोटे हैं, ये आ जाएगा। तो व्यवसाय किसको बोलते हैं? निश्चय। अर्थ प्राप्ति की बात करते हैं, ठीक है, अर्थ प्राप्ति, यत्र एकेन अर्थेन उक्तेन अपरस्य अर्थस्य अनुक्तस्य अपि सिद्धि। देखिएगा क्या कह रहा है कि आपने क्या किया, एक अर्थ बताया, कोई एक चीज बताई, लेकिन अपरस्य अर्थस्य अनुक्त, अनुक्त मतलब जो नहीं बताया गया उसकी सिद्धि हो जाए, आपको उसका पता चल जाए। आपने क्या किया, एक अर्थ बताया, उसकी वजह से, उसके कारण आपको दूसरे अर्थ का अपने आप पता चल गया, उसको बोलते हैं अर्थ प्राप्ति। कंफ्यूज नहीं होना है, अर्थ प्राप्ति। जैसे आपने कहा, उदाहरण बुक का लेंगे, अपतर्पण साध्यो अयम इति, कि ये जो व्याधि है ये अपतर्पण से साधित नहीं है, अपतर्पण से ठीक नहीं होगी, तो आप क्या कहोगे, भाई ये संतर्पण से ठीक होगी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं कहा गया। तो इस प्रकार का उदाहरण आए तो किसका उदाहरण है, ये अर्थ प्राप्ति का उदाहरण है। हो सकता है वहां कोई ऑप्शन में आपको एक नाम मिले, अर्थापत्ति। अर्थापत्ति जो है वो प्रमाण को बोलते हैं, अर्थापत्ति प्रमाण है, मैं कहूंगा एक प्रमाण है अर्थापत्ति। लेकिन अर्थ प्राप्ति जो है वो ये है कि भाई आपने एक चीज बताई, लेकिन दूसरी बात जो है वो क्या होगी, अपने आप पता चल गई। जैसे कि मोटा देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता, अब देवदत्त मोटा भी है और वो दिन में खाना भी नहीं खा रहा है, अब वो मोटा बिना खाए तो नहीं होगा, तो वो कब खा रहा है भाई, रात को खा रहा है, लेकिन ये बात आपको अपने आप पता चली, इसको बोलते हैं अर्थ प्राप्त। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है संभव। संभव क्या चीज होती है? अब देखो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके आपसे परिभाषा पूछने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके आपको उदाहरण पूछे जाएंगे। जैसे इसमें कहेंगे भाई यत संभवती स तस्य संभव, अब ये तो संभव संभव आगे, तो इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, तो अपन ने नहीं लिखी। कह रहा है षड धातुओं गर्भस्य, कि छह धातुएं क्या बनाती है, गर्भ बनाती है। तो छह धातुएं के मिलने से किसकी संभावना है, गर्भ की संभावना है। तो ये बात हो गई। तो ये आपसे पूछे कि भाई ये क्या है, तो ये संभव। कह रहे व्याधिर हितम, व्याधिर अहितम और हितम आरोग्यम इति। क्या कर रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हो, अहित खाना खा रहे हो, अहित का सेवन कर रहे हो, तो आपको किस चीज की संभावना है, व्याधि होने की संभावना है। अगर आप हित खाना खा रहे हो तो आपको किसकी संभावना है, ये संभावना है कि आप आरोग्य में रहो। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई, तो ये संभव के उदाहरण हो गए। अनुयोज्य इंपोर्टेंट है, अनुयोज्य, और एक है अन अनुयोज्य, है ना, दो चीजें हैं, थोड़ा सा ठीक करना। एक है अनुयोज्य और एक होता है अन अनुयोज्य, है ना, ये अनुयोज्य, ये अन अनुयोज्य, ठीक है। चलो ये बात। अब देखो क्या कह रहा है कि अनुयोज्य, अनुयोज्य क्या होता है, यद वाक्यम दोष युक्तम तथ्य। अनुयोज्य का सिंपल मतलब है वाक्य में अगर दोष है उसको क्या क्या बोलते हैं, अनुयोज्य बोलते हैं। ये अभी आगे फिर से आएगा, देखो कह रहा वाक्य में अगर दोष है तो वो अनुयोज्य। जैसे कि यहां उदाहरण देखिए क्या है, कि संशोधन साध्यो अयम व्याधि, कि जो ये व्याधि संशोधन से साध्य है। आप क्या थे, आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे थे, आपके ऊपर एक सीनियर डॉक्टर हुए, वो आपको बोल के चले गए ये पेशेंट आया है और इसका जो आपको संशोधन करवाना है। अब आप क्या करोगे, आप तो वहीं खड़े रहोगे, आप संशोधन क्या करोगे भाई, आपको ये बता के जाएगा नहीं भाई इसका वमन करवाना है, इसका विरेचन करवाना, भाई आप तो इंटर्न हो, आपको पता नहीं है इतना। वो तो ये वाक्य क्या हो गया, इस वाक्य को अपन बोलेंगे अनुयोज्य। मतलब इस वाक्य में क्या है, दोष है। क्यों, क्योंकि इस वाक्य से आप एग्जैक्ट वो बात नहीं समझ पा रहे जिससे अपन चिकित्सा में आगे प्रोसीड कर सके। ठीक बात है, तो ये पहली बात इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब कह रहा है अगला शब्द आता है अन अनुयोज्य। अरे इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब इसमें वाक्य में दोष नहीं है, तो ये वाली बात तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि इसमें लिख दिया नाम तो विप्रय, इसका ऑपोजिट है, वही क्या है, अनुयोज्य, वो तो अपन नाम से समझ रहे हैं। लेकिन क्या कह रहा है, इसका उदाहरण इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है अयम असाध्य, अब वही चिकित्सक एक और पेशेंट है उसके लिए कह रहा है भाई अयम असाध्य, ये जो पेशेंट है ये क्या है, इसके जो डिजीज है वो असाध्य है। तो आप समझ गए भाई, आपको कुछ नहीं करना, अपने घर जाओ, है ना, ये असाध्य, इसकी चिकित्सा हम नहीं करेंगे, इसको अपन त्याज्य। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, यह रोग असाध्य है, ये लाइन क्या है, ये अन अनुयोज्य है। ठीक है, चलो इसके बाद में अब दिखने को देखो ये भी सही दिखती है, संशोधन साध्य है, अब ये लाइन में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन समझ सकते हैं। कह रहा है कि अनुयोग, अनुयोग क्या होता है, कि अपन ने देखो बात की थी, पंच अवयव की बात की थी, है ना। जैसे अपन ने कहा भाई कोई अपन प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा का मतलब हो गया कि भाई पर्वत के पीछे धूम है, तो अपन कहेंगे भाई वहां पे अग्नि है।
ठीक है, तो ऐसी कोई बात करते कि भाई पर्वत के पीछे धूम है तो वहां अग्नि है, इस बात को सिद्ध करेंगे और वो बात जो बोलेंगे उसी को बोलते हैं प्रतिज्ञा। तो अपन गए भाई यत्र यत्र धूम तत्र 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 अग्नि, तो ये वाली बात बोली, इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा। तो करा प्रतिज्ञा में कोई बात पूछ ली, जैसे इस चैप्टर की बात करें तो वहां पे लिख दिया भाई पुरुष जो है वो नित्य है, यहाँ का उदाहरण ये है प्रतिज्ञा का। तो पुरुष नित्य क्यों है, अगर ऐसे पूछ ले आपसे, उसको बोलते हैं अनुयोग। मतलब आपसे प्रतिज्ञा में भी हेतु पूछ ले कोई, उसको बोलते हैं अनुयोग। ठीक है, अब देखो प्रति अनुयोग, प्रति अनुयोग। अब आपने क्या किया भाई, डाउट पूछना कोई गलत बात नहीं है, किसी ने कुछ बोला, एक प्रतिज्ञा बोली, उसमें हेतु पूछ लिया, ठीक है, तो वो हो गया अनुयोग। अब उस हेतु को आपने सोल्व कर दिया, उसने कोई भी डाउट पूछी, आपने उसका उत्तर दे दिया, है ना। अब इसके बाद में कह रहा है कि हेतु के अंदर फिर से कोई क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रति अनुयोग। अब इंपॉर्टेंट क्या है देखो, अनुयोज्य का ऑपोजिट अनअनुयोज्य है, ये इसका ऑपोजिट है। लेकिन प्रति अनुयोग जो है ना वो इसका ऑपोजिट नहीं है, ये इसकी ओर गहराई से जा रहा है। अनुयोग में क्या हो गया, प्रतिज्ञा में हेतु, और प्रति अनुयोग में जो हेतु था उसमें फिर से एक और क्वेश्चन पूछ लिया, वो हो गया अपना प्रति अनुयोग। ठीक है, अब देखो आगे अपन चलते हैं। अब ये हिंदी में पूछने के चांसेस रहेंगे, इसके संस्कृत में इतने पूछने के चांसेस जो है वो होते नहीं है, ठीक है, तो ये हिंदी में याद रखो आप। वाक्य दोष, अब फिर से मैंने कहा भाई जिसके भेद है ना वो आप याद कर लो, ठीक है। तो वाक्य दोष देखो कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ जो इतना लिखा है ना इसी से काम चला लेना, है ना, बुक में काफी लंबा है लेकिन फिर भी इससे काम चल जाएगा। कह रहा है कि भाई देखो सबसे पहले वाक्य दोष 5 प्रकार के होते हैं, एक न्यून होता है, एक अधिक होता है, एक अनर्थक होता है, एक अपार्थक होता है और एक विरुद्ध होता है। ये 5 नाम आप याद रखोगे, ठीक है। अब देखो याद कैसे रखोगे ना, वो याद रख लेना, जैसे कि एन ए वी ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया न्यून, ये हो गया अधिकम, ये अनर्थकम, ये अपार्थकम और ये विरुद्ध है। मतलब एक बार थोड़ा सा याद रखोगे तो हो जाएगा फिर। अब देखो इसमें जैसे आपको कोई उदाहरण दे देंगे, जैसे आपसे पूछ लिया कि भेषजम औषधम साधनम इति, मतलब वाक्य दोष का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वाक्य में गड़बड़ है। जैसे न्यून वाक्य की बात करते हैं अपन, सबसे पहले न्यून, न्यून मतलब होता है कम, है ना, जैसे न्यून मात्रा में, कम से कम मात्रा में, मतलब ये बहुत ही ना के बराबर कोई वाक्य में दोष होगा। अब वो क्या होगा देखो, कह रहा है कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन, इनमें से किसी एक का अभाव होना। जो अपन ने पंच अवयव बताए थे ना, ये 5 अवयव है, इनमें अपन ने कहा भाई इनमें से अगर कोई एक कम हो जाए, जैसे मान लीजिएगा मैं आपको कोई बात बताना चाह रहा हूँ और उसका मैंने आपको उदाहरण नहीं बताया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात आपकी समझ में नहीं आएगी, बात आपकी समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं कोई बात बताना चाह रहा हूँ, उसका मैंने आपको हेडिंग नहीं बताई, जैसे मैंने ये नहीं बताया कि भाई आज मैं 8वां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने उसके अंदर के जो वाद मार्ग है वो आपको पढ़ा दिए, तो वाद मार्ग आपके समझ में आ जाएगा। मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये हो गया न्यून, इसलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने, न्यून बोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अधिकम की बात करते हैं। अधिकम देखिए, पुनरुक्तम द्विविधम, ठीक है। अधिकम मतलब थोड़ा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो क्या हो रहा है, इसमें एक बात आती है पुनरुक्त, अधिकम के अंदर कौन आ जाएगा, जैसे कि पुनरुक्त आ जाएगा। और पुनरुक्त होते हैं वो भी क्या होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अर्थ पुनरुक्त और एक शब्द पुनरुक्त। जैसे कि अब इसमें बात करते हैं अपन अर्थ पुनरुक्त की बात करते हैं। जैसे कि देखिएगा आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि अधिक जो है वो न्यून से विपरीत है, मतलब न्यून मतलब कम, अधिक मतलब ज्यादा होगा, कि जहां आयुर्वेद का विषय कहना आवश्यक हो वहां अप्रासंगिक वारस्पत्य या फिर वारस्पत्य या ओशन शास्त्र का या अन्य किसी शास्त्र का वचन कहा जाए। जैसे मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको आज विमान स्थान पढ़ाऊंगा या फिर मैं आपको चरक संहिता पढ़ाऊंगा, और मैं क्या लेके आ गया, मैं यहाँ पे लेके आ गया एसएसटी की किताब लेके आ गया, मैं हिस्ट्री की किताब लेके आ गया, मतलब एकदम ही दूसरा शास्त्र उठा के ले आया, तो वो क्या हो गया, एक तो पहला ये हो गया, तो ये अधिक हो गया, एक प्रकार से अधिक हो। इसके अलावा देखो दूसरी अपन बात करते हैं, फिर भी 2 बार कही जाए तो दूसरी बात ये होती है, जैसे मान लीजिएगा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे यहाँ पे एक लाइन आई है, भेषजम औषधम साधनम इति, ठीक है, भेषजम औषधम साधनम इति, कहने का मतलब भेषज का मतलब भी क्या होता है, औषधि होता है, और औषधि का मतलब भी क्या होता है, औषधि होता है, और साधन का मतलब भी क्या होता है, साधन होता है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, भेषज बता रहा हूँ, इसी को औषध बोलते हैं, इसी को साधन, है ना, मैं हर बार आपको बता रहा हूँ नहीं देखो ये भेषज है, इसी को औषधि, मतलब वो बार बार अपन एक बात नहीं बोलेंगे,
है ना, एक ही अर्थ हो गया, उसको अलग अलग शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे बार बार। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार से पुनरुक्त हो गया। ठीक है, तो इसका प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा देखो ये भी क्या है, ये पुनरुक्त दोष है। तो इसमें एक तो होता है अर्थ पुनरुक्त और एक होता है शब्द पुनरुक्त। अर्थ पुनरुक्त में मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, कभी भेषज बता रहा हूँ, कभी औषध, मतलब सेम शब्द को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको अलग अलग। तो आपको अलग अलग नाम दिखेंगे ना, तो ये किसका उदाहरण है, ये अर्थ का उदाहरण होगा। और शब्द वाला कब होगा, जब एक शब्द मिलेगा। जैसे मैं पुनर्भेषजम भेषजम इति, कि भेषज भेषज होता है, तो ये क्या हो गया, ये शब्द पुनरुक्त, शब्द को बार बार दोहराया जा रहा है। तो एक तो अधिकम क्या होता है, आपसे बेसिकली बोले कि भाई एक शास्त्र था, वो शास्त्र ही दूसरा ले आई, बोला ये भाई ये पढ़ाएंगे, दूसरा ले आई, वो भी क्या हो गया, अधिकम दोष हो गया वाक्य में। और दूसरा अपन ने कहा भाई पुनरुक्त भी होता है, एक पुनरुक्त होता है किसी चीज को बार बार रिपीट करना, वो भी होता है। पुनरुक्त फर्दर कितनी बार प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है, अर्थ पुनरुक्त होता है, और एक कौन सा होता है, शब्द पुनरुक्त होता है। अर्थ पुनरुक्त में उसके पर्याय या फिर उसका अर्थ जो है बार बार रिपीट किया जाएगा, और शब्द पुनरुक्त में उसका जो सेम शब्द होता है उसी को बार बार जो है वो रिपीट किया जाएगा। अनर्थ कम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे अपन कहते हैं अनर्थकम। अनर्थकम का क्या मतलब भाई, कि जो वचन केवल अक्षर का समुदाय मात्र हो, जैसे कि अपन कहें भाई कै ख ग घ, इस प्रकार से अपन कहें भाई सिंगल शब्द हो, है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, अर्थपूर्ण। जैसे मतलब सिर्फ उसमें क्या हो, एक वाक्य। अब आप एक वाक्य से तो कुछ नहीं समझ सकते, आपके ये लिख दिया बस, ये इससे आप क्या समझे, कुछ भी नहीं समझे भाई, ये तो क्या हो गया, एक वर्ण हो गया। एक वर्ण से अपन कुछ भी नहीं समझ सकते, तो ये भी क्या हो गया भाई, अपन ने कहा भाई ये भी एक प्रकार का दोष हो गया। इसके बाद देखिएगा आगे, अपन कहते हैं भाई यद वचनम अक्षरम ग्राम मात्र में हो, केवल अक्षर हो, तो वो क्या हो गया, अनर्थ हो गया, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। अपार्थक, अपार्थक इसका एक प्रकार से उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा आप कोई बात कर रहे हो, आज तो भाई थोड़ी चाय वाय पियेंगे, तो चाय का तो ठीक है, समझ आ रहा है भाई, हाँ चाय की बात हो रही है, लेकिन वाय क्या होता है, तो वाय यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे उदाहरण क्या दिया गया, जैसे चक्र तक्र की बात की, चक्र तक्र। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे इंडिविजुअल तो चक्र का भी एक मतलब है, और तक्र का भी एक मतलब है। लेकिन चक्र का मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई जैसे चक्र है, जैसे पहिए में है, पहिए के रूप में यूज कर रहे हैं, रथ के लिए हो सकता है, लेकिन तक्र का, चक्र से कोई संबंध नहीं है, तो अपन ने बोल दिया। तो ये क्या हो गया भाई, बिना मतलब ही तो बोल दिया। अगर आप कोई बुक लिख रहे हो या फिर कोई शास्त्र लिख रहे हो, तो उसमें इसका कोई वैल्यू थोड़ी है, तो गलत बात है। तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गया भाई, वाक्य दोष हो गया। तो ये पूरा ही है, चक्र तक्र वंश वज्र है ना, ये वाली बात। इसके बाद अगला है विरुद्ध। विरुद्ध का मतलब ऑपोजिट हो जाए। जैसे कि देखिए इंपॉर्टेंट है विरुद्ध वाला, क्या कह रहा है कि भाई दृष्टांत सिद्धांत समय विरुद्ध। तो क्वेश्चन यही पूछेंगे भाई विरुद्ध में किसके विरुद्ध होता है, उसको अपन विरुद्ध बोलेंगे। तो बोला जैसे दृष्टांत विरुद्ध हो, सिद्धांत विरुद्ध हो, और समय। दृष्टांत अपन ने पढ़ा, सिद्धांत अपन ने चार प्रकार के पढ़े, और समय के विरुद्ध हो। समय कितने प्रकार के होते हैं, कह रहा समय पुनः त्रिधा भवति, ये अपना टाइम वाला समय नहीं है, वैसे उसी प्रकार का काल जैसा बोल सकते हैं। जैसे समय कितने प्रकार का बताया, इन्होंने कहा भाई समय जो वो तीन प्रकार का। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही बोलेंगे विरुद्ध क्या होता है, उसमें दृष्टांत है। अब देखो यहाँ पे टोटल 44 वाद मार्ग आपने देखे, उसमें से कोई भी तीन दे देंगे, ध्यान रखना है, DSS याद रख लेना। इसमें दृष्टांत सिद्धांत और समय के विरुद्ध होगा, उसी को क्या बोलते हैं अपन, विरुद्ध बोलते हैं। ठीक है, अब ये तीन प्रकार के समय होते हैं, वो कौन से हैं, एक तो आयुर्वेदिक समय है, और एक याज्ञिक समय है, और एक मोक्ष शास्त्रिक। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे दृष्टांत कोई उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति उसके विरोध बात कर रहा है, नहीं ये ऐसा नहीं है, या फिर उसकी कोई ऑपोजिट बात कर रहा है, तो वो उसका विरुद्ध हो गया। सिद्धांत भी जैसे कोई सर्वतंत्र सिद्धांत है, भाई ये चीज हर जगह मान रही है, एक आदमी उठ के आया, नहीं भाई मैं जो ये पंच महाभूत का सिद्धांत है वो सर्वतंत्र सिद्धांत है, जैसे उसको एक बोला, नहीं भाई मैं नहीं मान रहा, वो विरुद्ध हो गया उसका। समय विरुद्ध, जैसे कि समय विरुद्ध का क्या मतलब है, जैसे आयुर्वेदिक समय हो गया, इसमें चतुष्पाद माना जाता है आयुर्वेदिक समय में। ठीक है, याज्ञिक समय, यहां समझते हैं, याज्ञिक समय में एक लाइन कहते हैं कि भाई याज्ञिक समय में यजमानों के द्वारा पशु वध की बात की गई। ठीक है, फिर एक समय आता है मोक्ष शास्त्रिक समय, उसमें कहा कि भाई पशुओं के साथ अहिंसा नहीं करनी है। तो ये दोनों बात क्या हो गई, एक दूसरे के विरोध हो गई, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, समय विरुद्ध। ठीक है, तो ये एक समझने का थोड़ा सा अपन प्रयास कर रहे हैं कि भाई विरुद्ध एग्जैक्टली अपन क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये पांच चीजें हैं। ठीक है, एक अपन ने कहा न्यून, फिर अधिक, अनर्थक, अपार्थक और विरुद्ध। विरुद्ध में DSS याद रखना, दृष्टांत सिद्धांत और समय। ठीक है, ये बातें की। इसके बाद देखिएगा,
ठीक है, ये इनकी थोड़ी बहुत देख लेना ना, इनका संस्कृत में भी लिखा है यजमानों के द्वारा पशुवध, मतलब इसी प्रकार का है, तो हिंदी याद कर लोगे तब भी सही कर दोगे, है ना, लेकिन समझ लेना थोड़ा सा। इसके बाद में देखिएगा, इसको याद कैसे कर सकते हो, इसको आयाम से याद कर लेना। ये तीन कौन से थे, पूछ लेंगे आपसे कि समय तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, तो आयुर्वेदिक होता है, याज्ञिक होता है और मोक्ष शास्त्रिक होता है। आपको ना ऑप्शन में पता है क्या मिलेगा, एक वैदिक काल, ऐसे ऑप्शन मिलेगा आपको, वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल मिल जाएगा, पढ़े हुए ना, रिसर्च में पढ़े थे अपन ने। फिर संहिता काल ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ भी दे देंगे, तो काल का कोई भी आपको दे देंगे, लेकिन ये तीनों आपको याद रखने, आयाम याद रखने। इसके बाद एक आता है वाक्य प्रशंसा। वाक्य प्रशंसा, तो वाक्य प्रशंसा का मतलब क्या हो गया कि भाई एक प्रशंसनीय वाक्य, मतलब बहुत सही वाक्य है, उसी की अपन क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। मैंने पहले दो बात बताई थी, एक मैंने कहा था अनुयोज्य। अनुयोज्य का उदाहरण था कि भाई यहाँ आपको क्या करना है, संशोधन करवा दो। ये संशोधन साध्य, ये व्याधि क्या है, संशोधन साध्य व्याधि, ऐसा आ गया। ये क्या हो गया, ये आपका अनुयोज्य हो गया, मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, कि इसका संशोधन करा दो, संशोधन। लेकिन उन्होंने कहा कि अयम असाध्यम, ये वाली व्याधि क्या है, असाध्य है, और वो क्या था, अनुयोज्य था, मतलब अन अनुयोज्य था। तो अन अनुयोज्य क्या है भाई, ये प्रशंसनीय वाक्य, सही वाक्य। तो ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे सिर्फ वाक्य प्रशंसा में आप देखना अन अनुयोज्य लिख के छोड़ दिया है, लेकिन आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताइए अयम असाध्यम थी, ये जो कौन सा, और वहां पे अन अनुयोज्य विकल्प ही नहीं है, तो वो उस वहां पे क्या मिलेगा आपको, वाक्य प्रशंसा मिल सकता है, और वो सही होगा फिर। ठीक है, इसके बाद अगले में आ जाओ छल। यहाँ पे क्या आ गया, छल आ गया। छल में आता है परिसठ, अर्थ भाषमनम, अर्थकम, और वाग वस्तु मात्र में हो। ये लाइन दे देंगे भाई, ये किसकी किसकी परिभाषा है, तो ये परिसठ का मतलब छल ही होता है ना, छल, धोखा, ठगना, ऐसा कुछ। ठीक है, और छल जो है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो होता है वाक छल और एक होता है सामान्य छल। सामान्य छल तो कोई भी, मतलब क्या कर दिया, कोई धोखा कर दिया, ऐसा मतलब ठगने का काम, है ना, जैसे कि वाक्सल है, वाक्सल में जैसे कोई बोल रहा है कि भाई ये वेद्य नवतंत्र है ना, आप गए भाई उसको बोला भाई ये वेद्य जो है नवतंत्र, नवतंत्र का मतलब होता है ये अभी नया है। ठीक है, मार्केट में नया है, अभी अभी पड़ा है ना। लेकिन अब किसी को पता नहीं है नया, वो बोलेगा नवतंत्र, भाई मैं नवतंत्र पढ़ चुका हूँ, तो वो क्या हो गया, वो छल हो गया भाई, है ना। वो नया आदमी था, लेकिन उसने कहा भाई मैं नवतंत्र पढ़ चुका हूँ, तो ऐसा कुछ है ना, उदाहरण आप देखना ऐसा मिलेगा। न्याय दर्शन ने जो छल है वो तीन प्रकार के माने, है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको ये बस याद रख लेना, वाक छल होता है, सामान्य छल होता है। अहेतु की बात करें, अहेतु जो है तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रकरण सम, एक होता है संशय सम, और एक होता है वर्णय सम। ठीक है, बस ये तीन नाम आप याद रखें, परसों से याद कर लेना। ठीक है, पूछ लेंगे प्रकरण सम किसका, एक प्रकार है, तो अहेतु का। फिर आता है अतीत काल। अतीत काल का मतलब क्या होगा भाई, अपन भूतकाल की बात कर रहे हैं, कहा कि भाई यत पूर्वम वाच्यम तत्पश्चात उच्यते, मतलब जो पहले कोई बात कह दी गई थी उसी को क्या क्या भाई बाद में अपन फिर से बोल दे। ठीक है, उसी को बोलते हैं देखिए, एक ये यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये दो है ना, न्याय दर्शन में जो तीन है, इसमें दो तो ये होते हैं, प्लस एक होता है उपचार छल, है ना, उपचार करते समय भी कोई छल कर दे उसको बोलते हैं तीसरा। ठीक है, चलो इधर अपन आए भाई, न्याय दर्शन अतीत काल की अपन ने बात की, यत पूर्वम वाच्यम तत् पश्चात उच्यते, मतलब पहले कुछ कह दिया उसको फिर से अपन कहते हैं, पहले कही हुई बात को अगर दोबारा कह जाए उसी को अपन क्या कहते हैं, अतीत काल बोल देते हैं, है ना, तो ये समझ में आता है भाई अपने, है ना। इसके बाद में देखिएगा, अगला अपन कहते हैं उपालंब, ये इंपॉर्टेंट है। उपालंब में कह रहे हैं कि हेतुर दोष वचनम, हेतुर दोष वचनम, मतलब अपन कुछ हेतु बताते हैं, उसके अंदर दोष दिखाना। जैसे कि एक बात कर दी अपन ने कि भाई जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, ये बात बता दी। या फिर जहां पर्वतों के पीछे अग्नि है, तो उसका रीजन बता दिया भाई, जो सूर्य की उष्णता के कारण, या फिर पर्वत गर्म है इसलिए वहां पे आग लग गई, है ना, कोई पूछे भाई पर्वतों के पीछे आग क्यों लगी, तो कह दिया भाई पर्वत जो है वो गर्म हो गए इसलिए उनकी आग लग गई। तो इसका मतलब तो ये गलत है, मतलब ये कंसेप्ट जो है वो सही नहीं है ना, ऐसा रीजन नहीं है। तो कहा भाई गर्म हो तो सूर्य की रोशनी से भी होते, फिर तो आग लग जानी चाहिए, तो नहीं हो, तो ये क्या हो गया, हेतु में क्या है भाई, दोष है। तो बात तो ठीक है कि पर्वतों के पीछे धुआं है और अग्नि है, लेकिन उसके अंदर जो रीजन दे रहा है उसके पीछे वो गलत है, तो उसी को बोलते हैं उपालंब। तो हेतुर दोष वचनम, ये क्या होता है, उपालंब होता है। भाई ऐसी किसी प्रकार की कहानी के थ्रू आप इन उदाहरणों को याद रखोगे तभी याद रख पाएंगे। तो उपालम क्या होता है, हेतु दोष वचनम। कैसे याद करोगे, ऊपर से दोष। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा अपन किसी को कोई बात बता रहे हैं,
जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ठीक है। फिर ऊपर से आप मेरे में, मैं तो एक तो आपको एक बात बता रहा हूँ कि भाई जहां जहां ऊपर से आप क्या कर रहे हो भाई, दोष निकाल रहे हो। उसी में क्या निकाल रहे हो, दोष निकाल रहे हो कि नहीं नहीं वो गर्म है इसलिए, है ना, जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें आपने क्या निकाल दिया, दोष निकाल दिया। अब ये समझने के लिए अपन याद, मतलब एक ट्रिक बना रहे हैं कि जहां ऊपर से दोष याद करेंगे, तो ऊपर से दोष मतलब उपालम वाले में ऊपर याद करेंगे और दोष वाले में यहाँ, तो उपालम वाले में हेतु और दोष वचन। अब ये क्यों याद कर रहे हैं कि ठीक है, अपने अपन ने ये बात बोली, गलत बात थी कि भाई यहाँ उष्मा के कारण नहीं होना चाहिए। तो अब अपन ने उसको क्या कर दिया, उसको समझा दिया कि नहीं हाँ ये बात गलत हो गई, इसका वास्तविक रीजन ये है। दूसरा अपन ने कारण बताया, उसने क्या किया, अपन ने उसके जो दोष निकाला था उसका अपन ने क्या कर दिया, समाधान कर दिया। उसी को बोलते हैं परिहार, उसी को बोलते हैं परिहार। कह रहा है कि तस्य एव दोष वचन से परिहरणम, जो उन्होंने दोष निकाले उसका अपन ने क्या किया, परिहार किया, उसको अपन ने ठीक करके बताया कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे, तो वो क्या हो गया, परिहार। इसके बाद में प्रतिज्ञा हानि, इसका मतलब देखो क्या है कि पूर्व परिग्रहिताम प्रतिज्ञाम परयून परयेनु युक्तो यत प्रीतच्यति। अब जैसे मान लीजिएगा अपन क्या करते हैं, कोई प्रतिज्ञा की, ठीक है। मैंने आपको कहा भाई एक, मान लीजिएगा अपन फिजिक्स सोल्व कर रहे हैं और फिजिक्स में एक हार्ड क्वेश्चन था, वो था समझ नहीं आ रहा था, अपन ने बोला मैं कर दूंगा इसको, लेकिन फिर आपने एक दो फॉर्मूले लगाए, आपको नहीं पल्ले पड़ा, तो आपने कहा नहीं 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 ये तो नहीं आ रहा मेरे को। मतलब अपनी प्रतिज्ञा से पीछे खिसक जाना। प्रतिज्ञा करना मतलब क्या होता है कि मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, ठीक है, उसके फिर आगे अब पंच अवयव की मदद से वो पूरी अपन बात करते, लेकिन वो खुद अपन ने लगा के देखा कुछ कंसेप्ट, तो अपने से वो नहीं हो पाया, तो अपन क्या हो गए, उससे पीछे खिसक गए। तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञा बोलते हैं, कि पहले से की हुई प्रतिज्ञा को प्रास्त होने पर त्याग देना, अथवा पहले की गई प्रतिज्ञा के बाद में स्थापना करने में असमर्थ होने पर प्रतिज्ञा हानि, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रतिज्ञा हानि। तो ये लाइन आ जाएगी पूरी की पूरी, तो अपन कहेंगे भाई ये क्या है, ये प्रतिज्ञा हानि। फिर अभि अनुज्ञा, अभी अनुज्ञा का मतलब क्या होता है कि इष्ट अनिष्टा अभिउपगम, मतलब इष्ट को भी माना जाए, सही माना जाए, अनिष्ट को भी सही माना जा रहा है, हर चीज को सही माना जाए। तो बस ये लाइन ध्यान में रखना कि इष्ट अनिष्टा अभिउपगम। अब ये बहुत कुछ है कि वो शत्रु मानता है, उसकी बात समझ ली, है ना, इतना वो पढ़ लेना, बाकी इतना नहीं है। आप बस एक बात ध्यान में रखो कि इष्ट अनुष्टा, अच्छी बातें वो भी सही मानी जा रही है, गलत बातें वो भी सही मान रहे हैं, उनको भी अलाउ कर रहे हैं, वो क्या हो गया, उसी को बोलते हैं अभी अनुज्ञा। हेतुअंतर, हेतुअंतर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो कह रहा है कि नाम प्रकृति हेतु वाच्य यद विकृत हेतु, ठीक है। अब इसमें पहली बात तो ये होगी भाई, ये वाली बात पूछी नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि अपन यहां पढ़ रहे हैं हेतुअंतर, और हेतुअंतर में देखो क्या है कि यहाँ पे हेतु आ गया प्रकृति हेतु, और वाच्य यदि विकृत हेतु, मतलब आपको कोई प्राकृतिक मतलब सही बात बोलनी थी, लेकिन आपने क्या कर दिया, कोई गलत बात बोल दी, तो ये उसमें क्या हो गया, आपके हेतु में अंतर हो गया, उसी को बोलते हैं अपन हेतु अंतर, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा, जैसे अपन ने अभी बात की कि भाई पर्वतों में क्या है, आपने बता दिया भाई पर्वत के पीछे अग्नि है, लेकिन आपने ये तो बता दिया, लेकिन वो किसकी वजह से, उष्मा की वजह से, तो वो आपने क्या बताया, सही बात बतानी थी, लेकिन आपने आगे क्या कर दिया, गलत बता दिया, उसका हेतु एक प्रकार से आपने गलत बता दिया, तो वो विकृत हो गया, ठीक है। तो ये नहीं पूछेंगे, लेकिन अर्थांतर है, एक हेतुअंतर है और एक अर्थांतर है। अर्थांतर का मतलब क्या होता है, एकस्मिन वक्तव्यम अपरम ये दाह, ठीक है। ये एक लाइन आ गई है ना, ये पूरी आप लाइन पढ़ोगे तो ये परिभाषा पूछेंगे किसके लिए है, तो ये कहा भाई अर्थांतर की है। इसका मतलब क्या है, उदाहरण पूछते हैं, ज्वर लक्षणम वाच्य प्रमेय लक्षणम, मतलब आप क्या कर रहे थे, आपको ज्वर के लक्षण बताने थे, लेकिन आपने प्रमेय के लक्षण बता दिए, ये क्या हुआ, अर्थ में आपने अंतर बताया, तो ये क्या हो गया, अर्थांतर हो गया, ठीक है। अब इसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, हेतुअंतर में कोई भी उदाहरण नहीं दिया गया, अगर आएगा तो यहीं से आएगा, और यहां से नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हेतु दे रखा है, ठीक है। तो यहां से पूछेंगे अर्थांतर से, तो अर्थांतर में ये वाला दे देंगे कि ज्वर का लक्षण बता रहा था और प्रमेय का लक्षण बता दिया। अब यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन आपको हेतुअंतर मिल जाए, लेकिन ध्यान रखना भाई यहाँ पे तो एग्जाम्पल है ही नहीं, तो यही वाला होगा, वो होगा अर्थांतर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद में देखिए अंतिम आता है निग्रह स्थान, और निग्रह स्थान का मतलब क्या है कि निग्रह स्थान नाम है पराजय प्राप्ति। तो जिन जिन कारणों से आपको पराजय मिलती है, जैसे मान लो आप क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, कुछ ऐसी जैसे बहुत सारी नेगेटिव चीज देखी, जैसे कि वाक्य दोष हो गया, ठीक है, और भी अपन ने बहुत सारी चीजें देखी, हेतु पढ़ा, वाक्य दोष थे, न्यून था, अधिक था, है ना, अनर्थक था, अपार्थक था, उसके अंदर और थे, पुनरुक्त था, ठीक है, हेतुअंतर है, अर्थांतर है, ये सब क्या गलत बातें हैं। आप अगर ऐसी चीजों की, आप मतलब एक डिबेट कर रहे हो और उसके अंदर आपको ज्वर के लक्षण बताने थे, आपने प्रमेय के बताने शुरू कर दिए,
तो क्या हो गया, आप हार जाओगे ना उस डिबेट में तो। ठीक है, तो ऐसी वाली बात है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निग्रह स्थान। तो वो सारी चीजें जिसकी वजह से आपको क्या हो, पराजय की प्राप्ति हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, निग्रह स्थान बोलते हैं। अब आपसे पूछेंगे कि भाई बताइए निग्रह स्थान कितने होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो निग्रह स्थान आपको 3 भी मिलेंगे, न्याय दर्शन में 12 भी बताए हैं, और 15 भी आपको मिलेंगे। ठीक है, आप अपनी बुक में देखोगे वहां भी आपको सभी प्रकार के मिल जाएंगे। ठीक है, तो 3 वाला ध्यान रखना, जनरली 3 बार पूछे निग्रह स्थान कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, इतना। ये अपने 44 प्रकार के जो वाद मार्ग है ये अपन ने देखे। ठीक है, इनके कुछ अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। आपके पास में क्वेश्चन आएंगे तो वो आप सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10 विध परीक्षा विषय। समझने की कोशिश करना, है ना। अब ये जो पूरा का पूरा एक जुड़ी हुई चैन है, देखो ये 3 चीजें मैं एक बार 3 बार बताऊंगा। जैसे कारण है ना, ये मैं आपको 3 बार बताऊंगा। ठीक है, पहली बार थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरी बार थोड़ा और आएगा, और तीसरी बार आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सबसे पहले 10 विध परीक्षा भाव। और 10 विध परीक्षा भाव या फिर 10 विध परीक्षा विषय चरक की देन है। आपसे पूछे भाई किसकी देन है, नीचे आचार्यों के नाम आ जाए तो नीचे वाला कार्यक्रम तो खत्म। आपको यही याद होना चाहिए पहले कि ये किसकी देन है, तो अपन कहेंगे भाई आचार्य चरक की देन है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, 10 विध कौन कौन से हैं ये। अब देखो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले कहते हैं भाई कारण की बात करते हैं। अब ये जो भी है परीक्षा है या फिर जो भी चिकित्सा से रिलेट करो या फिर परीक्षा से रिलेट करो, है ना, मतलब कहीं ना कहीं अपनी औषधियों से इनसे संबंधित रहेगा, तो चिकित्सा से संबंधित रहेगा। तो कह रहा है कि तद यत करोति, कारण की बात हो रही है कि कारणम तद यत करोति स एव हेतु स कर्ता। ठीक है, तो कारण, अब कारण की ये पहली तो क्या होगी इसकी परिभाषा। आपसे पूछ ले यहाँ पे रिक्त स्थान दे दे और कह दे भाई नाम तद यत करोति, आप क्या फिल कर दोगे, कारण फिल कर दो। जो करता है वो कारण। ठीक है, देखो कह रहा है कि इसी को क्या बोलते हैं, हेतु बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। अब कारण कौन होता है, कारण वेद्य होता है। अब मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो आप सुन लीजिए बस एक बार, है ना, अभी धीरे धीरे आपके दिमाग में याद भी हो जाएगी कि क्यों ऐसा है। तो कारण के पर्यायवाची क्या है भाई, हेतु है और कर्ता है। थोड़ा बहुत समझना चाहें, चिकित्सा करने वाला कौन है, कर्ता। चिकित्सा कर्ता कौन हो गया, वैद्य हो गया। चिकित्सा का हेतु वैद्य, भाई चिकित्सा कौन करेगा, वैद्य करेगा। और चिकित्सा करने कारण कह सकते हैं भाई कौन करेगा, तो वैद्य करेगा। एक बार आप इतना ही सुनिए। दूसरा है करण। करण क्या कह रहा है भाई, यद उपकरण यो उपकल्पते कार्य अभिनिवृत्ति और प्रयत्त मानस। अब जब ये लाइन आ जाए आपके पास में तब आपको ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना, ये पढ़ के फिर आप कर नहीं पाओगे, ये करण है ऐसा नहीं कर पाओगे। तो आप प्रयत्त याद रख लो, ये प्रयत्त जहां पे लिखा है ना वो करण है, क्योंकि प्रयत्त और कहीं लिखा नहीं है। तो आप ध्यान रख लो एक बार कि जहां पे प्रयत्त है वहां पे करण। लाइन आ गई, समझने की कोशिश करते हैं कि यद उपकरण यो उपकल्पते। वैद्य क्या कर रहा है, वैद्य जो है वो चिकित्सा कर रहा था, कारण था चिकित्सा में ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो किससे के वजह से, तो वो उपकरण जो है वो क्या हो जाएंगे, उसके कारण हो जाएंगे। वो चिकित्सा किससे कर रहा है, वो औषधियों से कर रहा है, तो वो उसकी क्या हो गई, वो उपकरण है उसके पास में। तो औषधियां हैं, तो औषधियां जो है वो क्या हो जाएंगी, वो करण होंगी। कारण कौन हो गया, वैद्य हो गया। करण कौन हो गया, औषधियां हो गई। ठीक है, अब अगला देखो, अगला कह रहा है कार्य योनि। कार्य योनि, अब देखो कार्य योनि का मतलब क्या हुआ, कि जहां पे एक प्रकार से कार्य कर रहा है, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे कार्य योनि, है ना। अभी देखो विक्रियमाणा कार्यत्व आपद्यते। अब देखो इसकी हिंदी पढ़ने की कोशिश करो कि जो भिन्न भिन्न परिवर्तनों को प्राप्त होते हुए कार्य रूप में परिणित हो जाए। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कार्य योनि बोलते हैं। अभी इसको भी समझेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पे आ जाओ कि भाई यहां से याद कैसे करो, योनि विक गया, ऐसे याद कर लो एक बार। तो योनि का क्या हो जाएगा, जहां पे विक्रियमाणा लिखा रहेगा ना वो ही क्या है, कार्य योनि। पहले आप ऐसे याद करो, जहां पे पर्यत लिखा है उसको अपन करण बोलेंगे। थोड़ा बहुत अपन समझ भी रहे हैं, तो इसको अपन ने क्या बोला, औषधि बोल दिया। ठीक है, अब देखो अगला मैं क्या कह रहा हूं भाई, कार्य। ये क्या हो गया, कार्य योनि। थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, योनि का मतलब उत्पत्ति होती है जिसकी वजह से अपने को कार्य मिलता है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे कहीं भी लगेगी नहीं ये वाली बात, अभी आगे लगेगी। कार्य की बात करते हैं, कार्य, कार्य तो कार्य हो गया। अभिनिवृत्तिम अभिसंधाय कर्ता प्रवर्तते। अब देखो इसकी भी अगर आप हिंदी पढ़ने जाओगे कि इति कर्तव्य को निश्चित करने के बाद जिस प्रयोजन से कर्ता क्रिया में लगता है उसे कार्य कहा जाता है। तो एक प्रकार से कार्य क्या है, चिकित्सा ही कार्य है। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप ध्यान रखना कि संधान क्या होता है, अपन कहते हैं भाई संधान करना, संधान कर्म। तो याद रखना कार्य क्या होता है, संधान जो करना जो वो क्या होता है कि कार्य होता है।
ये मैं आपको अभी क्या करवा रहा हूँ, ये लाइनें याद करवा रहा हूँ जहां से क्वेश्चन बन सकता है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो अभिनिवृत्ति, अभिसंधाय, कर्ता प्रवर्तित। तो संधान क्या होता है, कार्य होता है, तो अपन ने कहा भाई संधान काम करना, तो ये कार्य होगा। फिर आता कार्य फल। अब आपने इतना कुछ किया है तो आपको क्या मिलेगा, एक फल भी मिलेगा। तो कहा भाई कार्य फल, यत प्रयोजना कार्य अभिनिवृत्ति, जो आपका प्रयोजन था उसमें आपको क्या मिल गई, निवृत्ति, मतलब आपने वो प्राप्त कर लिया। तो प्रयोजन का फल, तो प्रयोजन का फल आपने क्या किया, पिछले अपन ने बात किया था कि भाई प्रयोजन क्या होता है, कि आप किसी चीज को आरंभ करते हो, किसी चीज के लिए आरंभ करते हो, जिस चीज के लिए आरंभ करते हो उसी को क्या बोलते हैं, प्रयोजन बोलते हैं। तो प्रयोजन से क्या मिलेगा, प्रयोजन, आपने कुछ आरंभ किया और आरंभ करने का आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। ठीक है, तो दोनों को थोड़ा रिलेट करो, तो प्रयोजन का क्या मिलता है अपने को, फल मिलता है। तो ये आपने बोला भाई कार्यफल, यहाँ प्रयोजन आए तो उसका याद रखना, फल मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कार्यफल। अब अगला आता है अनुबंध। अनुबंध को आप याद रखो एक बार, अनुबंध, आप अनुबंध याद रखिएगा। ठीक है, अनुबंध से कुछ भी ऐसा आता नहीं है कि भाई देखो क्या कह रहा है, कि जो कार्य करने के बाद कार्य के द्वारा अच्छा या बुरा फल कर्ता को मिलता है। आपने कोई भी काम किया, लेकिन आप ढंग से पढ़े तो आपका सिलेक्शन हुआ, नहीं पढ़ पाए तो आपका नहीं हुआ। लेकिन अनुबंध क्या होता है, उसी से जुड़ा है, तो उसी से जुड़ा है तो या तो आपको अच्छा काम मिलेगा या फिर बुरा काम। अगर अपन वैद्य के रेस्पेक्ट में देखें, मान लीजिएगा वैद्य ने क्या किया, चिकित्सा की। चिकित्सा की, या तो पेशेंट ठीक होगा या पेशेंट नहीं ठीक होगा। नहीं ठीक होगा तो गालियां देगा कि भाई नहीं अच्छा नहीं है पर, और अगर ठीक हो गया तो आपकी दोनों चीजें आप ही को मिलेंगी। तो अच्छा या बुरा जो भी काम किया उसका जो फल मिलता है वही क्या है, एक प्रकार से अनुबंध है। अनुबंध का संस्कृत में जो लाइन है उसके अंदर ही लिखा हुआ है, तो वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे हिंदी वाला पूछ सकता है कि जो कर्ता को अच्छा या बुरा फल मिलता है वो क्या है, वो अनुबंध है। अब बात करते हैं देश। देश क्या होता है, अधिष्ठान होता है। जैसे अपन चिकित्सा के संदर्भ में बात करें तो देश क्या हो जाएगा, अधिष्ठान, रोगी का शरीर हो जाएगा जहां पे चिकित्सा कर रहे हैं, तो देश क्या हो गया, अधिष्ठान। बस इतना याद रखना। कार्य क्या होता है, काल क्या होता है, पुनः परिणाम। ठीक है, काल जो है वो पुनः परिणाम होता है। इसके बाद प्रवृत्ति की बात करते हैं। प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्त होना किसी काम में, तो चेष्टा कार्य अर्था, कार्य में प्रवृत्त होना। क्रिया कर्म यत्न, ये सब हो गया। कार्य सम आरंभ, ये सब क्या हो गया, प्रवृत्त होना किसी काम में, तो प्रवृत्त होना, इसी को बोलते हैं प्रवृत्ति। तो ये आ जाए चेष्टा कार्य अर्था, ये क्या है, चेष्टा करना, प्रवृत्ति करना, तो ये प्रवृत्ति याद रखिए। दूसरा अपन कह रहे हैं भाई उपाय, ये अपना लास्ट वाला हो गया उपाय। उपाय क्या होता है, पुनः, उपाय फिर से तीन प्रकार का होता है, सॉरी, उपाय कह रहे हैं पुनः त्रयमाणा कार्य आदि नाम सोष्ठव अभिविधानम। तो उपाय एक प्रकार से क्या होता है कि भाई देखो, कारण, करण और कार्य योनि, ये तीनों चीजें होती क्या है, देखो कारण अपन ने क्या कहा, एक प्रकार से वेद्य की बात की। करण क्या होता है, अपन ने कहा भाई औषधि। ये सब जब क्या होती है, और कार्य योनि, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों सोष्ठव होते हैं, मतलब बेस्ट होते हैं। तब अपने को क्या मिलता है भाई, उपाय। उपाय अपन कह सकते हैं भाई लास्ट में, जैसे कि उपाय को अपन पढ़े भाई, कार्य करण और कार्य योनि का सोष्ठव अर्थात अनुरूप या अनुगुण होना और अभिविधान होना का सम्यक रूप होना ही क्या होता है, उपाय होता है। तो ये सम्यक रहेंगे तो एक प्रकार से क्या हो जाएगी, अपनी चिकित्सा हो जाएगी। तो ये जो पहला अपन ने फेज पढ़ा, इसमें कुछ चीजें अपने समझ में आई, कुछ नहीं आई, लेकिन फिर भी अपन ने देखा भाई हाँ ये कारण जो है वो वैध है। परियत में अपन ने करण फील करेंगे, औषधि है, उपकरण है तो औषधि है, थोड़ा बहुत समझ में आया। योनि विक गई तो विक्रियामाण आया तो आप कार्य योनि फील कर दोगे अगर आता तो। संधान क्या होता है, एक कर्म होता है तो उस कार्य आपने फील कर दिया। प्रयोजन का क्या मिलता है, फल मिलता है, तो अपन ने कार्य फल किया, और यहीं पे क्या होता है, अनुबंध होता है, अच्छे बुरे जो भी आपको कर्म मिलेगा। देश क्या होता है, अधिष्ठान होता है। काल जो है उसी को परिणाम बोलते हैं, और प्रवृत्ति जो है चेष्टा कार्य था। ठीक है, कार्य के लिए चेष्टा करना ही प्रवृत्ति है। और उपाय में क्या होता है, कारण, करण और कार्य योनि, ये सोष्ठव होते हैं, इसी को बोलते हैं उपाय। ये अपना पहला हो गया। इसके बाद में एक बीच में एक श्लोक है, वहां पे लिखा है कि वमन आदि विषय के 9% भी यहाँ पे पूछे गए। आपसे पूछ सकते हैं कि विमान स्थान के 8वें चैप्टर में वमन आदि विषय कितने प्रश्न पूछे गए, तो आप कह दो कि भाई 9% पूछे गए। अब ये बात हो गई एक पहली। अब देखो, इसके बाद में उसी चीज को मैं दोबारा आता हूं, अब देखना, अब आपको थोड़ा और समझ में आएगी। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं। सबसे पहले सबसे पहले कह रहा है कि कारणम भी, जो कारण है वो क्या है, वेद्य है। समझ में आ गया, अपन ने कहा था भी कारण। अब आपको क्या यहाँ पे विषक लिखा मिले तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे फिल करोगे कारण। ठीक है, पहले कौन था, कर्ता था। ठीक है, अपन ने देखा। दूसरा कह रहा है करण पुनर्भेषज, तो अपन ने कहा भाई करण क्या होता है, अपन ने कहा भाई उपकरण होते हैं जो वेद्य को यूज में लिए जा रहे हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, करण। तो यहाँ पे पुनर्भेषज लिखा मिले तो वो करण हो गया। फिर होता कार्य योनि। कार्य योनि का मतलब क्या होगा, योनि मतलब उत्पत्ति होता है।
योनि मतलब क्या होता है? उत्पत्ति होना। और उत्पत्ति किसकी? कार्य की उत्पत्ति होना। योनि से क्या होता है? उत्पन्न होता है। उत्पन्न कौन हुआ? कार्य उत्पन्न हुआ। तो कार्य उत्पन्न कब होगा? जब शरीर की धातु जो है वो विषम होंगी। भाई शरीर की धातुएं विषम होंगी तभी तो क्या होगा भाई? कार्य की उत्पत्ति होगी। उसी को अपन क्या बोलेंगे? कार्य। भाई वैद्य क्या करेगा? वैद्य और औषधियां उसी पे काम करेंगे जब आपके शरीर की धातुएं विषम धातु वाला व्यक्ति आपको मिलेगा। तो आप क्या करोगे? आप उसकी धातुएं सम करोगे। तो आपका कार्य क्या होगा? धातु साम्य। तो आपने कार्य क्या किया? धातु साम्य किया। अब धातुओं की जब साम्यता हुई तो फल मिलेगा। और फल क्या मिलेगा? वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। और आपको भी क्या मिलेगा? फल मिलेगा। आप क्या हो जाओगे? खुश हो जाओगे, वाह मैंने एक पेशेंट ठीक कर दिया, इसकी विषम धातु थी, इसको मैंने सम कर दिया, साम्य कर दिया। तो आपको क्या होगी? सुख की प्राप्ति हो गई। अब क्या हो गया? अब सुख की प्राप्ति हुई तो अनुबंध, अनुबंध क्या मिलेगा? उसको अच्छी आयु मिलेगी, खलु आयु। तो उसको क्या मिलेगी? खलु आयु। तो अनुबंध पूछे तो आप क्या लिख दोगे? खलु आयु। अब क्या हो गया? देश। अब पीछे देश क्या था? अधिष्ठान था। अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। चीजें हो सकती है आपके समझ में आ जाएंगी, लेकिन प्रश्न आपको गलत नहीं करने हैं। पहले आपसे आ जाए अधिष्ठान, यहाँ पे फिल करोगे देश। यहाँ पे आ जाए, ये अगली दूसरी बात है, इसमें कह दिया भूमि आतुर। ठीक है, भूमि आतुर, वो क्या हो गया? देश। देश हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया? भूमि और आतुर। अभी देखना तीसरे फेज हो रहेगा इसका। कह रहा है कि काल पुनः संवत्सर च आतुर अवस्था। काल क्या होता है भाई? दो प्रकार का हो सकता है। एक तो कौन सा? एक तो कहा भाई संवत्सर, जैसे कि अपन एक साल की बात करें। दूसरा कह रहा है आतुर की अवस्था, वो भी एक काल होती है। भाई रोगी कितने समय से बीमार है, ठीक है, एक प्रकार से। या फिर कैसी अवस्था है, जीर्ण रोग है कि नया ही है अभी, ये भी एक प्रकार का काल हो गया। तो ये हो गया। तो आपसे पूछे कि पुनः है संवत्सर से आतुर अवस्था, ये क्या है? काल है। ठीक है, अब धीरे धीरे चीजें प्रवृत्ति क्या होती है? प्रतिकर्म समारंभ। तो प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? कार्य में चेष्टा करना। पीछे क्या पढ़ा अपन ने? पीछे अपन ने पढ़ा चेष्टा कार्य अर्थ था। कार्य के लिए आप क्या कर रहे हो? चेष्टा कर रहे हो। वो क्या हो गया? प्रवृत्ति हो गया। यहाँ पे प्रवृत्ति प्रतिकर्म समारंभ। आपने क्या किया? कार्य करना शुरू कर दिया। प्रवृत्ति। उपाय देख लो अब। उपायस्तु भीषक आदि नाम सौष्ठव अभिधानम च सम्यक। भीषक आदि क्या रहेंगे भाई? सौष्ठव रहेंगे, श्रेष्ठ रहेंगे, बेस्ट रहेंगे। तो वही क्या हो गया? उपाय हो गया। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा। तो उपाय क्या होता है भाई? कोई उपाय निकालना। भाई आपको बीमारी हो गई, आपका कोई उपाय निकालो। उपाय मतलब क्या? एक प्रकार से चिकित्सा हो गई। ठीक है, तो वही एक बात हो रही है। अब देखो, पहले फिर से आते हैं अपन, पीछे अपन आए। अब देखो ये चीजें अब समझ में आ रही है। कारण किसको बोलते हैं? वेद्य को बोलते हैं। वही हेतु होता है, वही करता होता है। किसमें? चिकित्सा में। कारण अपन ने कहा भाई यदि उपकरण उपकल्पते हैं, जो उपकरणों की मदद, उपकरण क्या होगा? औषधि होगी। कार्य योनि, जहां से कार्य उत्पन्न हुआ तो आप क्या करोगे भाई? कार्य योनि में आपने कहा भाई धातु की विषमता। और फिर कार्य क्या होगा? धातु की समता। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन अब आपको इनको ऐसे याद करना पड़ेगा। कार्य फल, प्रयोजन का फल। मतलब आपको कुछ मिला, आपका प्रयोजन क्या था? भाई प्रयोजन की निवृत्ति होनी। आपके प्रयोजन क्या था? कि भैया जो धातु विषम है इनको आप क्या करोगे? सम करोगे। तो आपको क्या मिला? प्रयोजन का फल मिला। उसी को अपन ने क्या बोला? कार्य फल बोला। और उससे क्या हुआ? अनुबंध। अनुबंध में क्या हो रहा है भाई? अगर ढंग से चिकित्सा करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, पेशेंट आपको अच्छा बोलेगा। चिकित्सा अच्छे से नहीं हुई तो वो आपको गालियां भी देगा। देश में अधिष्ठान हो गया, काल में पुनः परिणाम बोल दिया, और प्रवृत्ति में चेष्टा कार्य अर्थ। समझ गए? अब देखो अपन तीसरे में चलते हैं। तीसरी बात, अब कारण हो गया। अब यहां पे पूछ लेगा कारण के गुण बताओ। तो चिकित्सा में कारण कौन है भाई? चिकित्सक है। आपने चिकित्सक के गुण आपको आते थे, एग्जाम में आ गए कारण के गुण क्या है। ठीक है, तो कारण का मतलब यही हो गया भाई, कारण तो भीषक था और भीषक के गुण हो जाएंगे। तो जीत हस्ता और प्रतिपति, प्रतिपतिगता। अब इसमें देखना, बुक में देखना, ये जीत हस्ता है, ठीक है, लिखा हुआ है ना, चरक ने बोला है। प्रतिपत्तिगता ये भी आपको ध्यान में है, चलो ठीक है, बोला है। इसके अलावा और भी थे जो अपन ने पहले पढ़े थे, है ना। जैसे कि अपन ने पढ़ा, चार गुण पढ़े थे, दाग से है, सोच से है, परिदृष्टकर्मता है, प्रियवदात श्रुतता है ना, ऐसी चीजें वो भी हैं इसमें। इसके अलावा उपकरणवता, चिकित्सा प्रावृत्ति में पढ़ा था भाई, उसके पास में सारे उपकरण रहेंगे तो उपकरणवता हो गया। सर्व इंद्रिया उपपन्नता, प्रकृतिगतता, प्रकृति को जानने वाला, ये सारे लक्षण भी होते हैं। तो अपन ने वो लिख दिए जो यहाँ पे अलग से आए, बाकी तो याद कर ही रखे ना, +4 जो चार थे वो। इसके बाद में दूसरा अपन क्या कहेंगे भाई? करण। करण क्या थे भाई? करण एग्जैक्टली अपन ने क्या पढ़ा भाई? औषधि बोला था। करण क्या थी? औषधि थी। अब करण व्यापाश्रय भेद से करण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। व्यपाश्रय भेद से करण कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। एक देव व्यपाश्रय और एक युक्ति व्यपाश्रय।
ठीक है, ये ध्यान रखोगे। व्यपाश्रय भेद से कर्ण के कितने भेद होते हैं? दो। एक प्रकार से किसके भेद हो रहे हैं? औषधि के भेद हो रहे हैं। और औषधि या तो देव व्यपाश्रय से हो सकती है, युक्ति व्यपाश्रय से। तो देव व्यपाश्रय में कौन कौन आता है? मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, ये सब आते हैं। युक्ति व्यपाश्रय में कौन कौन आ गया भाई? आपका संशोधन, समन, ये सब आ गया। ठीक है, तो ये युक्ति वाले हो गए। अब कह रहा ठीक है, ये वाला भेद तो ठीक है, अंग भेद से कितने होते हैं? करण आपसे पूछ लेगा। तो अंग भेद से भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिसमें द्रव्य का प्रयोग होता है, और एक होते हैं जिसमें द्रव्य का प्रयोग नहीं होता, जिसको अपन बोलेंगे अद्रव्यभूत और द्रव्यभूत। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, यहां पे लिखेगा कि उपाय अभिलुप्ततम। क्या लिख देगा? उपाय अभिलुप्ततम, तद उपाय अभिलुप्ततम। यहां पे आप लिखोगे, इसके आगे यहां पे लिखोगे अद्रव्यभूत। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अद्रव्यभूत उपाय क्या होंगे भाई? अद्रव्यभूत उपाय तो यही होंगे जिसमें द्रव्य का प्रयोग नहीं है। आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, जैसे उन्माद की अपन चिकित्सा पढ़ते हैं, विस्मापन, विस्मारण, है ना, उसको भय दिखा दिया, ऐसी कोई धमकियां दे रहे हो, अलग से डरा रहे हो, तो इनमें क्या किसी प्रकार के द्रव्य का प्रयोग नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं? अपन बोल देते हैं भाई अद्रव्यभूत चिकित्सा, या फिर करण। चिकित्सा वगैरह में याद है, करण याद रखना, औषधियां हैं ये, है ना। अब देखो तीसरा, देखो कार्य योनि। अब कार्य योनि में था क्या? मैंने कहा भाई कार्य योनि क्या है, कि एक योनि मतलब उत्पत्ति, और कार्य की उत्पत्ति। और वहां पे अपन ने क्या कहा? धातु वेशम में धातु की विषमता, उसी को क्या बोलते हैं? विकार बोलते हैं कि नहीं बोलते? विकार बोलते हैं। तो कार्य योनि क्या हो गया? विकार आगम। तो आपसे पूछे नाम लक्षणम विकार आगम, क्या लिख दोगे आप? कार्य योनि। समझ में आ रही है बातें? इसके बाद देखो कार्य, देखो यहां पे बोले कार्य, अब विकारों का आगम हो गया, आपने क्या किया? कार्य करोगे मतलब चिकित्सा करोगे, तो क्या हुआ? नाम लक्षणम विकार उपशमम। तो आप यहां पे फिल कर दोगे कार्य, मतलब रटना नहीं पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। रटना कौन सा पड़ रहा है? पहले वाला, है ना, वो भी अब धीरे धीरे है ना, मतलब एक दो बातें जरूर याद करनी पड़ेंगी अपने को, अर्थ नहीं जमेगा उस समय, तो बाकी समझ जाएंगे। कार्यफल की बात कर लेते हैं। अब कार्यफल क्या मिल रहा था? अभी अपन ने कहा भाई विकारों का क्या हो गया? धातु क्या हो गई? साम्य हो गई। अब व्यक्ति को क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया था कि भाई वो सुख प्राप्ति, उसको सुख मिल गया। उसी को अपन क्या बोल देते हैं? देखो यहाँ पे बोल दिया मनोबुद्धि इंद्रिय शरीर तुष्टि। क्या हो गया? मन बुद्धि इंद्रिय शरीर तुष्ट हो गए, बढ़िया हो गया, मजा आ गया, अपने जो विकार थे उनका समन हो गया। ठीक। अब देखो ये हो गया कार्यफल। अगला अनुबंध। अनुबंध में क्या था? खलवायु, अच्छी आयु जिएगा भाई, स्वस्थ रहेगा तो अच्छा ही जिएगा। और प्राणे सह संयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राणे सह संयोग है। अब क्या हो गया? उनका प्राणों के साथ संयोग हो जाएगा भाई, लंबे जिएगा, है ना। नहीं तो प्राण क्या हो जाने वाले थे भाई, विकार आ गए थे तो प्राण तो खतरे में थे, लेकिन अब विकारों का समन हो गया, मन बुद्धि इंद्रिय तुष्ट हो गई, अब उनका प्राणों के साथ फिर से संयोग हो गया। उसी को क्या बोल दिया? अनुबंध बोल दिया। इसी को खलवायु बोल दिया। देश, अब इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे अपन ने क्या कहा था भाई? देश दो प्रकार के बताए, एक तो भूमि और एक आतुर। अब इनको क्या कर दिया? आगे दो भागों में बांट दिया, भूमि और आतुर को दो भागों में बांट दिया। अब देखो इधर आ जाओ। अपन ने कहा भाई भूमि में क्या होता है? भूमि परीक्षा। और आतुर में क्या होता है? आतुर परीक्षा। भूमि में क्या हो? भूमि परीक्षा के फायदे क्या हो गए भाई? क्या काम में आती है भूमि परीक्षा? तो भूमि परीक्षा से एक तो ये पता चलेगा भाई व्यक्ति है कहाँ का। अब वो रुक्ष प्रदेश का तो अपन उससे आइडिया लगा लेंगे, वो कहीं पानी वाले एरिया का तो वहां से अपन देखेंगे भाई किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो रोगी का परिज्ञान करते हैं एक तो भूमि से, भूमि की परीक्षा से क्या करते हैं? रोगी का परिज्ञान। और एक औषधि का भी ज्ञान करते हैं। अलग अलग भूमि से अलग अलग औषधियां होती है, तो उससे अपन क्या करते हैं? औषधि का ज्ञान। तो आपसे पूछेंगे भूमि परीक्षा से क्या करते हैं? एक तो रोगी का परिज्ञान होता है और एक औषधि का परिज्ञान होता है। ठीक। अब देखो आगे अपन बात करते हैं 10 विध आतुर परीक्षा। अब देखो दोनों ही चीज आचार्य चरक की देन है, 10 विध परीक्षा भी और 10 विध आतुर परीक्षा भी। ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ गया? रोगी की परीक्षा आ गई। रोगी की परीक्षा में देखो क्या करते हैं? आयु का प्रमाण जानने के लिए रोगी की परीक्षा की जा रही है, और रोगी के बल दोष के प्रमाणों को जानने के लिए भी रोगी, भाई रोगी की परीक्षा क्यों करेंगे? वो बचा कितना है, पता चला 10 साल का ही है बचा, मतलब इतनी लाइफ बची, देखें भाई आयु इसकी कितनी बच गई, है ना। और रोगी का बल दोष वो सब कितना, उनका दोषों का बल कितना है, इन दोनों काम के लिए अपन क्या करते हैं? रोगी की परीक्षा करते हैं। तो ये बात अपनी हुई। 10वीं धातुर परीक्षा अपन कल करेंगे। इसका रीजन ये है कि ये जो चीजें ना मिक्स हो जाएंगी। ये अपन ने तीन जो सीक्वेंस पढ़े हैं, और जो 44 प्रकार के जो वाद मार्ग अपन ने पढ़े, ये चीजें अपने को एक बार ढंग से याद करनी है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, तो ये चीजें आप जो है ये आप देखोगे, इनके अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
ठीक है, कल जो है अपन 10वीं दांतुर परीक्षा अपन आगे शुरू करेंगे। ठीक, चलिए।